दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन से बताया था कि गुजरात में आरक्षण विरोध अपना तूल पकड़ने लगा था। दलित और सवर्णों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई थी। जो पहले से ही दरार और चौड़ी हो गई थी। आगे की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बहुजन साहित्य, दलित साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। महाराष्ट्र की शहरी और ग्रामीण दोनों जगह दलित बस्तियों की दशा देखकर मन अवसाद से भर जाता था। महार बस्तियों में डॉक्टर अंबेडकर ने जो चेतना जगाई थी, उसके परिणाम स्वरूप महारों में शिक्षा का प्रसार हुआ था, लेकिन मांग मेहतर आदि शिक्षा से दूर थे। दलित कार्यकर्ताओं में जुझारूपन था। उनका संघर्ष और संकल्प देखकर उम्मीद जगती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी पारस्परिक जाति भेद की भावना थी। महार, मांग, चमार और मेहतर के भेद वे भले ही बाह्य रूप से भुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप में वे स्वयं इन भावनाओं में जकड़े हुए थे। ऐसे पलों में मेरा मन टूट जाता था। मेहतर बस्तियों में जाने के समय उनकी हिचकिचाहट साफ दिखाई पड़ती थी। अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों में भी महार ही अधिक दिखाई पड़ते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। महार भी उनके साथ बौद्ध हो गए थे, लेकिन ऐसे अनेक परिवार थे जो बौद्ध होकर भी हिंदू देवी देवताओं में उलझे थे। मेहतर बस्तियों में बाबा साहब का संदेश पहुंचा ही नहीं था। जो पहुंचा था वह भी जाति के साथ। जब भी किसी मेहतर से बात होती तो वह चौंक कर मेरी ओर देखता। बाबा साहब के लिए उनके मन में आदर था, लेकिन आंदोलन के कार्यकर्ता और नेता उनके मन में विश्वास पैदा नहीं कर पाए थे। वे मेहतर थे, समाज में सबसे नीचे। यह भावना उन्हें आंदोलन में जुड़ने से रोकती थी। वे दलित नेतृत्व को संदेह की दृष्टि से देखते थे। दलित आंदोलन के इस अंतर्विरोध ने उसे कमज़ोर किया है, जिसका प्रभाव राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में मेहतर और उत्तर प्रदेश के चूड़ा वाल्मीकि में कोई अंतर नहीं था। बस भाषा को छोड़कर शेष तमाम चीज़ें एक सी हैं। वे भी सूअर को पालते हैं, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा में सूअर चढ़ाते हैं, शराब अर्पित करते हैं। रीति रिवाज भी एक ही जैसे हैं। दलितों में एक ऐसा भी तबका था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का विचार नहीं पहुंचा था। उसकी हीन भावना सदियों का संताप थी। वह अधिक भयभीत थी, इसलिए अपनी पहचान को छिपाकर रखना उसकी मजबूरी थी। कई लोग ऐसे थे जो दलित थे, लेकिन सवर्णों की कृपा दृष्टि पाने के लिए दलितों से दूर भागते थे, उनके खिलाफ काम करते थे। उनकी गतिविधियां की सूचनाएं सवर्ण लोगों तक पहुंचाते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर कॉलोनी में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी। मैं उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करता था। कविता गोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ, पोस्टर, पेंटिंग्स, प्रदर्शनी, नाटक, नुक्कड़ नाटक करते थे। हमारी संस्था मेघदूत नाट्य संस्था के सवर्ण सदस्य ऐसे दिनों में जरूरी कामों में उलझ जाते थे। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों के दौरान वे गायब हो जाते थे। गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती, जन्माष्टमी और रामनवमी पर ही वे ऊर्जावान होकर मेघदूत नाट्य संस्था के प्रदर्शनों को सफल बनाने की कोशिश करते थे। यह स्थिति अक्सर हमारे बीच के मतभेदों को उभारती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि हम सब इन विसंगतियों पर चर्चा करें, लेकिन सामने बैठकर बात करने से वे कतराते थे, पीठ पीछे बातें बताते, अंबेडकर के लिए अपशब्द कहते। मेरा खून खौलने लगता। अंततः यही हुआ, मैंने इन धार्मिक उत्सवों का बहिष्कार किया। ऐसे रंगकर्मी ढूंढे जो परिवर्तन के आकांक्षी थे। कई दलित नाटकों का मंचन किया। ऐसे ही एक नाटक था मुंबई नगरी, दया पवार का लिखा हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय का एक अधिवेशन चंद्रपुर में हुआ था। मेघदूत नाट्य संस्था के नाटक का मंचन हुआ था। कई बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्राध्यापकों ने इस प्रस्तुति पर सार्थक टिप्पणियां की थी। गांव से चिट्ठी आई थी, माँ बीमार है। मैं और चंदा गांव गए थे। एक हफ्ता रुके थे। माँ ठीक हो रही थी, लेकिन सूख कर कांटा हो गई थी। माँ को इस हालात में देखकर मैं अपने आप को कमज़ोर पाने लगा था।
कहीं जैसे सब कुछ बिखर रहा हो, सब कुछ जैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। चंद्रपुर आने के 1 सप्ताह बाद ही माँ गुजर गई थी, लेकिन मुझे 2 महीने बाद खबर मिली थी। गांव से देवेंद्र ने पोस्टकार्ड लिखा था, जो घूमते घूमते 2 महीनों बाद मिला था। कार्ड पढ़कर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था। माँ की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाने की पीड़ा कांटे की तरह मेरे सीने में गड़ गई थी, जिसे इतने वर्षों बाद भी भूल नहीं पाया हूँ। पिताजी ने तार कराया होता तो शायद मैं समय पर पहुँचता, लेकिन शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं था। माँ के गुजरने के बाद पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। मुझे लगातार यह एहसास टीस दे रहा था, माँ की तरह जैसे पिताजी भी न गुजर जाए। वही वह उन्हें देखने गया था जिस दिन लौट रहा था, उसी रोज़ उनका भी देहांत हो गया था। मैं शायद ट्रेन में था उस समय। चंद्रपुर आकर कई दिनों बाद चिट्ठी मिली थी। माँ और पिताजी की अर्थी को कंधा देने का अवसर मुझे नहीं मिला था, जिसे बनाने में वे संघर्ष करते रहे, वही उनसे इतना दूर हो गया था। एक ऐसा दुख जिसे मैं अपने मन के तहखानों में छिपाकर बैठा हूँ। कानपुर में आर कमल थे, निर्णायक भीम पत्रिका निकालते थे। मेरी रचनाएं लगभग प्रत्येक अंक में छापते थे। एक कार्यक्रम में उन्हें चंद्रपुर बुलाया था। वे एक जुझारू और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। हिंदी में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रसार कर रहे थे। हिंदी दलित पत्रिकाओं में निर्णायक भीम ने एक खास जगह बनाई थी। दलित रचनाकारों को एक मंच मिला था। महाराष्ट्र के दौरे से लौटकर उन्होंने लिखा था कि हिंदी प्रांतों में दलित चेतना का ऐसा उभार अभी नहीं आया है। इस विषय में लगातार प्रयत्न करने होंगे। ऐसे ही मोहनदास नेमिशराय भी आए थे। कई जगह उनके कार्यक्रम रखवाए थे। नेमिशराय उन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। मेरी गतिविधियां सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई थी। मध्य प्रदेश के कई नगरों में दलित समस्याओं को लेकर कार्यक्रम हुए थे। जैसे जैसे दलित आंदोलनों में मेरी सक्रियता बढ़ रही थी, मेरे आसपास के लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे, जैसे मैं उनके वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे लोगों में ज़्यादातर स्वर्ण थे। इसका असर कार्यालय के सहकर्मियों में भी दिखाई पड़ने लगा था। चंद्रपुर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में आधुनिक प्रकृति और सभ्यता का नामो निशान भी नहीं था। स्त्रियां ऊपरी भाग पर कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। खान पान भी बेहद निम्न स्तर का। वनों पर आधारित खेती के नाम पर सिर्फ ज्वार और मोटा चावल, वह भी वर्षा के भरोसे। इन गांवों में घूम फिरकर जिस भारत के दर्शन हुए थे, वह घोर निर्धन और अंधविश्वासों में डूबा हुआ था। ऐसे ही एक गांव में एक तांत्रिक ने खेत की फसल बढ़ाने के लिए एक बच्चे की बलि दे दी थी। हम 5-6 मित्र उस गांव में गए थे। लोकमत दैनिक ने समाचार छापकर पूरे देश का ध्यान इस घटना की ओर खींचा था। पुलिस सक्रिय हुई और तांत्रिक के साथ कई ग्रामीण भी हिरासत में ले लिए गए थे। इन घटनाओं ने मुझे हमेशा लेखन की ओर प्रेरित किया। अतीत गौरवगान के बजाय जन सामान्य के दुख दर्द को अपने लेखन में उतारना ज़्यादा सार्थक लगा। वर्ष 1984 का जनवरी का महीना था। अमरावती जिले के मलकापुर स्थान पर एक ऐसी घटना घट गई थी जो संकीर्ण मनोवृत्ति की निकृष्ट प्रतीक थी। 7वीं कक्षा की मराठी पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर पर एक पाठ था। एक ब्राह्मण शिक्षक के आदेश पर सभी छात्रों ने अपनी पुस्तक के उस पाठ के पृष्ठ फाड़ दिए थे। कक्षा में महार जाति के भी कुछ छात्र थे जिन्हें बाबा साहब के पाठ को फाड़ देना अनुचित लगा था। उन विद्यार्थियों ने पुस्तक के वे पन्ने चुपके से जाकर कूड़ेदान से उठा लिए थे और अपने अपने घरों में जाकर दिखाए। बात फैल गई थी। विरोध शुरू हुआ। किसी ने घटना का ब्यौरा मई फटे पन्नों के लोकमत अखबार के नागपुर कार्यालय को भेज दिया। लोकमत ने उन पन्नों के चित्र समाचार सहित छाप दिए। समाचार छपते ही विदर्भ में जगह जगह विरोध और निषेधात्मक जुलूस सभाएं होने लगी। दलित अस्मिता का प्रश्न बन गई थी और घटना। भद्रावती में भी एक बड़ी सभा हुई थी। कई हजार लोग इस सभा में आए थे। भद्रावती के आसपास के गांव से जत्थे के जत्थे आए थे। इन सभा को संबोधित करने का अवसर मुझे भी मिला था। अधिकतर वक्ताओं ने मराठी में वक्तव्य दिए थे। मैं हिंदी में बोला था। मेरे लिए
यह एक नया अनुभव था। भीड़ में सुगबुगाहट थी। दलित आंदोलन से जुड़ने का एहसास मुझे तीव्रता से महसूस हो रहा था। विद्रुप चेहरा शीर्षक से कविता उन्हीं दिनों लिखी थी जिसे कई पत्रिकाओं ने छापा था। यह आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज हो रहा था। कई स्थानों पर सवर्णों ने दलितों की सभाओं और जुलूसों पर पथराव भी किए थे। पुलिस निष्क्रिय थी। शिक्षा विभाग की ओर से भी उस शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जगह जगह निषेधात्मक सभाएं हो रही थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। दलितों में स्वाभिमान जाग रहा था। इस घटना ने मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित किया था। मेरा अधिक से अधिक समय दलित बस्तियों में गुजरने लगा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी के पास सुमठावाड़ा गांव था। भद्रावती तहसील थी जहां दलित बस्तियों में अनेक सामाजिक कार्यक्रम चलाए थे। स्कूल भी खोले गए थे और अनेक साथी पहले से ही सक्रिय थे। कई संस्थाएं थी। उमेश मेश्राम भद्रावती में एक संस्था चला रहे थे। स्कूल और पुस्तकालय भी, जहां डॉक्टर अंबेडकर और वाद्य साहित्य प्रचुरता में उपलब्ध था। उमेश मेश्राम अपने कार्यक्रम में मुझे अक्सर बुलाते थे। भद्रावती में एक प्राचीन बौद्ध गुफा थी जहां बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के अनेक कार्यक्रम होते थे। उमेश मेश्राम और उनके साथियों ने मिलकर बौद्ध साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मराठी के अनेक दलित साहित्यकारों से भेंट हुई थी। ज्योति लांजेवार, भीमसेन देटे, लोकनाथ यशवंत, भगवान ठग आदि से परिचय बढ़ा था। डॉक्टर गंगाधर पांतेवड़े जी से पत्र व्यवहार तो था, लेकिन कभी मिलने का अवसर नहीं आया था। एक दिन अचानक लोकनाथ यशवंत ने खबर भेजी कि पांतेवड़े गुरुजी बाबा आमटे के आश्रम में होने वाले आनंद मेले में भाग लेने आ रहे हैं। डॉक्टर गंगाधर पांतेवड़े जी को अधिकतर साथी पांतेवड़े गुरुजी ही कहकर संबोधित करते थे। आनंद मेले में लगभग प्रतिवर्ष मैं जाता था। वरोरा में स्थित बाबा आमटे का आश्रम था, जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज करके उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता था। इसी आश्रम में प्रत्येक वर्ष आनंद मेले का आयोजन होता था। महाराष्ट्र के तमाम साहित्यकार, बौद्धजीवी, कलाकार इस मेले में शामिल होते थे। कुल देशपांडे, मराठी के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, व्यंग्यकार, कथाकार से यही मुलाकात हुई थी। बसंतराव देशपांडे, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोड़कर आदि का गायन भी आनंद मेले में ही सुनने का अवसर मिला था। लोकनाथ यशवंत ने मिलाया था। पांतेवाड़े गुरुजी सहजता से मिले थे। ना कोई दिखावा, ना कोई आडंबर, ना बौद्धिकता का ढोंग। हिंदी के उच्चारण में मराठी का प्रभाव था। बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे, लेकिन शब्द जैसे एक एक गहन अनुभूति से पके हुए थे। कई दिन तक इस छोटी सी मुलाकात का नशा मेरे मन पर छाए रहा। पांतेवाड़े गुरुजी ने मेरी कविताओं का अनुवाद मराठी में किया था। सचमुच मुझ जैसे एक अनजान कवि के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अस्मिता दर्श पत्रिका ने मराठी दलित साहित्य के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया था जिसने नए नए रचनाकारों को ऊंचाई दी थी। डॉक्टर गंगाधर पांतेवाड़े जी ने संपादक के नाते अपना कर्तव्य निभाया था। उनका योगदान दलित साहित्य में मील का पत्थर है। कुरैशी से एक कवि सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। कम उम्र, मिलनसार, साहित्य अभिरुचि के दुबले पतले कुरैशी नागपुर के रहने वाले थे। अनिच्छा से पुलिस की नौकरी में आए थे। पुलिस वाला बनने में उन्हें वक्त लगा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एस्टेट में पुलिस चौकी के प्रभारी थे। पुलिस चौकी के पास ही DSC लाइन के एक बंगले में रहते थे। 2-4 मुलाकात के बाद ही हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। कुरैशी को जब भी रात की ड्यूटी पर कहीं जाना होता था या 2-4 दिन के लिए बाहर जाते थे, श्रीमती कुरैशी को मेरे यहाँ छोड़ जाते थे। वे बहुत ही खूबसूरत थी। पुलिस लाइन में उन्हें अकेला छोड़ना कुरैशी को स्वीकार्य नहीं था। कई बार तो रात 2-2:30 बजे भी श्रीमती कुरैशी को मेरे यहाँ लेकर आए थे। चंदा और श्रीमती कुरैशी में खूब पढ़ती थी। उनके 2 जुड़वा बेटे थे, बहुत ही प्यारे थे। चंदा ने उनका नाम राम और श्याम रख दिया था। कुरैशी भी उन्हें इसी नाम से बुलाता था। हम लोगों से वे दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। कुरैशी के बराबर के बंगले में DSC के नए कमांडेंट
तबादला होकर आए थे। मुजफ्फरनगर जिले के ही रहने वाले थे। कुरैशी को पता तो चला तो मुझे जिक्र किया, आपके ही जिले के हैं, आज शाम को आ जाओ, मुलाकात करा देंगे। मैंने कोई विशेष इच्छा व्यक्त नहीं की। कुरैशी ताड़ गया था, कुछ नाराज भी हुआ था। अजीब आदमी हो, अपने ही जिले के व्यक्ति इतनी दूर मिल जाने पर भी खुशी नहीं हो। मैंने कहा क्या होगा मिलकर, मिलते ही पहले जाति पूछेगा, जाति पता चलते ही उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, फिर भला मुझे क्या खुशी होगी। कुरैशी ने अजीब सी कड़वाहट में कहा था, वाल्मीकि तुम इस खोल से बाहर कब निकलोगे। उस रोज हम दोनों में इस बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई थी। आखिर में यह तय हुआ था कि चलो परीक्षण के तौर पर मिलते हैं। कुरैशी का मानना था, फौज के लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम भयभीत हो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर शक करते हो। अगले रोज मैं चंदा के साथ कुरैशी के बंगले पर गया था। श्रीमती कुरैशी के हाथ की बिरयानी खाने का स्वाद ही कुछ अलग था। चंदा को वहीं छोड़कर मैं कुरैशी के साथ कमांडेंट के बंगले पर गया। वे बरामदे में ही मिल गए थे। कुरैशी ने मेरा परिचय कराया, सिर्फ ओम प्रकाश ही नाम बताया, वाल्मीकि को गोल कर दिया था। कमांडेंट साहब गर्मजोशी से मिले थे। यह सुनकर खुश हुए थे कि मैं बल्ला का रहने वाला हूँ। अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे, उन्होंने कहना शुरू किया, बल्ला तो त्यागियों का गाँव है, आप किस जाति से हैं। मैंने कुरैशी को और देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। प्रश्न स्वाभाविक तौर पर पूछा गया था। कमांडेंट के चेहरे पर उस समय सहजता थी। मैंने जैसे ही अपनी जाति चूड़ा बताई, वे असहज हो गए थे। साथ ही बातचीत का सिलसिला भी थम गया था, जैसे बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। कुरैशी के लिए यह नया अनुभव था। मैंने कुरैशी से कहा कि चलें या कुछ और बाकी है। कुरैशी का मूड उखड़ गया था, वह उठकर खड़ा हो गया था। अच्छा कमांडेंट साहब, चलते हैं। कुरैशी और मैं उनके बंगले से बाहर आ गए थे। अगले रोज़ कमांडेंट ने कुरैशी को समझाने की कोशिश की थी, कुरैशी साहब, हमारे ज़िले में इन्हें नीच जात माना जाता है, घर की दहलीज के भीतर इनका प्रवेश नहीं होता और आपका उठना बैठना है, साथ में खाना भी खाते हैं। कुरैशी ने उनके उपदेश को वहीं विराम लगा दिया था। उस रोज़ के बाद उन दोनों में दुआ सलाम भी ख़त्म हो गई थी। कुरैशी मेरे और करीब आ गया था। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब लगने के बाद भी उनके साथ वहाँ भी भेदभाव किया जाता था और महाराष्ट्र में अम्बेडकरवाद थोड़ा थोड़ा जो है महारों के बीच तो पहुँच गया था, लेकिन वाल्मीकियों के बीच में, मेहतरों के बीच में अम्बेडकरवाद नहीं पहुंचा था। और यदि कोई पहचाने की कोशिश भी करता था कोई महार, तो वाल्मीकि लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, उसको शक की निगाहों से देखते थे। और कई दलित ऐसे थे जो सवर्ण समाज की कृपा दृष्टि पाने के लिए अम्बेडकरवादियों से दूर भागते थे और उनकी गुप्त सूचनाएं सवर्णों तक पहुंचाते थे और वहां दलाली का काम करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के एक दोस्त थे कुरैशी, जिनके साथ उनकी अच्छी मित्रता थी। उन कुरैशी को लगता था कि फौज वाले जातिवाद को नहीं मानते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के गांव का एक कमांडेंट उन्हीं के एरिए में रहने के लिए आ गया था, वहीं अपार्टमेंट लेके रह रहा था। कुरैशी ने उनसे मिलाया। जब उन्हें पता चला कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चूड़ा जाति के हैं, तो उसने उनसे बातचीत करना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे कुरैशी और उस कमांडेंट के बीच भी बातचीत रुक गई और कुरैशी और ओम प्रकाश जी की मित्रता और बढ़ गई। और जब दलित आंदोलन तेजी पकड़ रहा था, तो सवर्ण समाज के लोग, मनुवादी समाज के लोग दलितों के आंदोलन में पथराव करते थे, लाठियां भांजते थे, जगह जगह विरोध करते थे। विरोध करना तक तो सही था, लेकिन उनकी भीड़ में पथराव कर देते थे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि दलित साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पर वाल्मीकि समाज ने तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।